हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले टर्म पे लास्ट जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने टेस्टिस की सारी डिटेल्स पढ़ी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिस के आगे का जो पार्ट है, टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब टेस्टिस के आगे का जो भी पार्ट है वो किस में काउंट किया जाएगा? एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट में। ठीक है ना। एसेसरी के अलावा इसे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बोलेंगे। यहाँ पर कुछ डक्ट्स हैं, एसेसरी डक्ट्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जिनको एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कहा जाएगा। तो वो जो पूरा एसेसरी पार्ट है उनमें किन किन चीजों को शामिल किया गया है, जरा एक डायग्रामेटिक की आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है। दिस इज नॉट ए डिटेल्ड डायग्राम, डायग्रामेटिक डायग्राम है, कह सकते हैं कि एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसमें चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो देखिए, टेस्टिस के बाद जो भी एसेसरी है उसमें सबसे पहले काउंट किया जाएगा आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद हो गया आपका वास डिफरेंस। ये एक सीक्वेंस में आनी है चीजें बेटा, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि चीजें सीक्वेंस में होनी चाहिए। टेस्टिस, उसके बाद हो गया आपका एपिडिडाइमिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। एपिडिडाइमिस से स्टार्ट करेंगे, देन वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद जो है आपका आएगा, देखिए वास डिफरेंस कहाँ पर जाकर के खुल रहा है? वो खुल रहा है सेमिनल वेस्किल्स के साथ। सेमिनल वेस्किल के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है ना। और सेमिनल वेस्किल के बाद एजाकुलेटरी डक्ट, देन प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद फिर आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, एंड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के बाद फिर पेनिस। ठीक है। तो इतनी जो चीजें हैं ये हो जाएंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब आज हम लोगों को स्टार्ट करना है एपिडिडाइमिस से। तो आइए समझते हैं कि एपिडिडाइमिस में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक, देखिए सपोज यहाँ पर ये जो ओवल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये क्या हो गया? ये हो गया टेस्टिस। अभी अगर टेस्टिस का आपने एलएस निकाला, एलएस काटा, तो उसमें आपको दिखाई देगा साफ साफ कि टेस्टिस का एक ऐसा पार्ट जहां पर सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, सारे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड इस पार्ट में ये जो अंदर की तरफ आप देख रहे हो ना, जो टेस्टिस है उसके ऊपर एक कवरिंग होती है। कवरिंग को क्या बोलते हैं? टफ फाइब्रस कवरिंग होती है, व्हाइट फाइब्रस की बनी हुई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी। अभी जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनी है वो टेस्टिस में इन्वेजिनेट हुई है अंदर की तरफ। जो ये पूरा जो पार्ट है स्टोमा, यहाँ पर इन्वेजिनेट हुई है। और ये जो इन्वेजिनेशन, सारे इन्वेजिनेशन जहां पर जाकर के एक दूसरे के साथ कन्वर्ज हो रहे हैं, जिस जगह पर टेंसली एक दूसरे के साथ अरेंज हो जा रहे हैं, वो पार्ट, पूरा ये वाला पार्ट, ये क्या हो जा रहा है? दिस इज मेडिएस्टिनम ऑफ द टेस्टिस। मेडिएस्टिनम के पीछे का ये पूरा पोर्शन क्या है? जो रेटिकुलेटेड कुछ लगता है, दिखाई देता है, रेटिकुलम लाइक लगता है। यहाँ पर बहुत सारा एक नेटवर्क टाइप का बिखरा हुआ है। ये पीछे का पूरा पोर्शन क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका रेटेड टेस्टिस। एंड आपने देखा होगा कि रेटेड टेस्टिस से कुछ पैरेलल इस तरीके से ट्यूब्स रिलीज हो रहा है। तो ये जो पैरेलल ट्यूब्स रिलीज हो रहे हैं, ये सारे पैरेलल ट्यूब्स जा करके जिस पर्टिकुलर पार्ट में ओपन होते हैं, खुलते हैं, उस पूरे पार्ट को ही क्या कहा जाता है? एपिडिडाइमिस कहा जाएगा। ठीक है, वो पूरा पार्ट ही एपिडिडाइमिस कहा जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए, एपिडिडाइमिस, ये जो पार्ट है, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर बनाया हुआ है टेस्टिस के पीछे, यही क्या है? ये एपिडिडाइमिस हो गया। इस तरीके से अगर ध्यान से देखें तो लग रहा है कि जो एपिडिडाइमिस है वो कुछ कॉमा शेप है। एपिडिडाइमिस जो है वो कुछ कॉमा शेप है, समवॉट लुकिंग ए कॉमा। ठीक है, एक कॉमा की तरह लगता है देखने में। एंड टेस्टिस के जो ये जो पीछे वाला पोर्शन जहाँ पर रेड टेस्टिस बचा है, देखिए डॉट 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 करके दिखा है, ये पीछे वाला पूरा पोर्शन क्या है? डॉर्सल साइड ऑफ द टेस्टिस। डॉर्सल या इसको पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस बोलेंगे। और आगे का ये पोर्शन जहाँ पर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट है, ये क्या हो जाएगा? वेंट्रल पार्ट। इसी वेंट्रल पार्ट में मैंने आपको बताया कि कॉइल्ड ट्यूब्स पड़े हुए हैं। इन कॉइल्ड ट्यूब्स को क्या कहते हैं? तो ये कॉइल्ड ट्यूब्स हो गए सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स।
अभी जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है उसमें फॉर्मेशन किसका हो रहा है, उसमें फॉर्मेशन हो रहा है स्पर्म का। इस प्रोसेस को बोला जा रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो गया तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स से ये जो स्पर्म्स हैं या स्पर्मेटोजोआ कहेंगे वो कहां पर पहुंचे, रेटे टेस्टिस में। वो पहुंचे देखिए रेटे टेस्टिस में, इस जगह इस वाले पार्ट में। एंड रेटे टेस्टिस से अब ये जो स्पर्म्स हैं इनको किसी एक ऐसी जगह स्टोर कर देना है जहां पर ये कुछ टाइम तक आराम से पड़े रहें, ठीक है। और ये वाला जो प्लॉट है जहां पर स्पर्मेटोजेनेसिस हो रही थी एक्चुअली, वो प्लॉट क्या हो जाए, खाली हो जाए। जैसे कोई फैक्ट्री होती है, आपने देखा होगा फैक्ट्री में एक कंस्ट्रक्शन यूनिट होता है या कंस्ट्रक्शन एरिया होता है, वहां पर पर्टिकुलर चीजों का कंस्ट्रक्शन करते हैं, सिंथेसिस करते हैं। तो इसी तरीके से जो टेस्टिस है, टेस्टिस का जो वेंट्रल पार्ट है ना, ये जो आगे वाला पोर्शन है, जैसे ये वेंट्रल पार्ट जो हो गया टेस्टिस का, ये लार्जर बड़ा एरिया है और यहाँ पर सिंथेसिस हो रही है स्पर्म की, इसलिए इसको बोला जाएगा कि ये पार्ट स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ हो गई, मतलब कंस्ट्रक्शन हो गया स्पर्म्स का, एंड उन स्पर्म्स को अब कंस्ट्रक्शन यूनिट को खाली करना है। इसलिए खाली करना है कि अब वापस दूसरे जो स्पर्म है उनको बनाया जाए, उन नए स्पर्म्स की सिंथेसिस की जाए। जो बना दिए गए उनको कहाँ करना, क्या करना, उनको किसी एक जगह ले जाकर के स्टोर करना। तो ये जो स्टोरेज एरिया है वो कौन हो गया, इपिडिडाइमिस, ठीक है। एंड कंस्ट्रक्शन जो हमारा साइट है एंड जहां पर स्टोरेज साइट है उसके बीच का ये जो पूरा पाथ है या पैसेज है कह सकते हैं, वो क्या हो गया, वो हो गया आपका रेटे टेस्टिस। एंड रेटे टेस्टिस के बाद फाइनली वो जो गलियारे जिनसे हो करके हम स्पर्म को निकाल करके इपिडिडाइमिस में ले जा करके रखेंगे, तो वो जो यहाँ पर छोटे छोटे से पैरेलल ट्यूब्स एक दूसरे के साथ यहाँ पर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इपिडिडाइमिस के हेड पार्ट में जाकर के खुलते हैं, तो इन्हीं को क्या कहा जाएगा, इनको बोला जाएगा वास इफ्रेंस, ठीक है। सिमिलर अगर बोल रहे हैं तो वास इफ्रेंस और टोटल क्या हो जाएगा, वास इफ्रेंसिया। तो ये जो वास इफ्रेंसिया है ये करीब करीब कितने होते हैं, 12 to 20, ठीक है। यू हैव टू रिमेम्बर 12 to 20। ये जाकर के कहाँ पर खुल रहे हैं, इपिडिडाइमिस में। तो ये जो पीछे जो कॉमा शेप, ये जो पूरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है, ध्यान से देखिए ना, ये कॉमा शेप। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसका ये वाला पोर्शन, ये जहां पर आकर के ये ओपन हो रहे हैं वास इफ्रेंसिया, ठीक है। इस पोर्शन को क्या बोलेंगे, हेड। दिस इज हेड ऑफ द इपिडिडाइमिस। इसके पीछे का, इसके नीचे का ये जो बड़ा एरिया, बड़ा पार्ट है, ये क्या हो गया, ये हो गया बॉडी ऑफ द इपिडिडाइमिस। एंड सबसे नीचे का ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये हो गया टेल ऑफ द इपिडिडाइमिस, ठीक। अब हेड जो है, हेड पर देखा होगा अक्सर सब लोग कैप लगाते हैं हेड पर, तो इसलिए हेड को क्या बोलते हैं, कैपट इपिडिडाइमिस। बॉडी क्या हो गया, कॉर्पस इपिडिडाइमिस। एंड टेल क्या हो गया, टेल हो गया कॉडल या कॉडा इपिडिडाइमिस, ठीक है, कॉडा इपिडिडाइमिस। तो कॉडा का मतलब होता है टेल या पिछला हिस्सा। तो हेड हो गया कैपट इपिडिडाइमिस, बॉडी क्या हो गया, कॉर्पस इपिडिडाइमिस, एंड टेल इज द कॉडा इपिडिडाइमिस, ठीक है बेटा। टेल जो पार्ट है इसका इपिडिडाइमिस का, इसके बाद से ही एक थिक सर्कुलर मसल्स की बनी हुई एक ट्यूब स्टार्ट होती है। एंड इस ट्यूब की लेंथ करीब करीब 45 सेंटीमीटर होती है ह्यूमन मेल में, ठीक है ना। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये जो नीचे कॉडा इपिडिडाइमिस के बाद यहाँ से, ठीक है, कॉडा इपिडिडाइमिस के बाद यहाँ से ये जो डक्ट शुरू हो रही है, ये इसको डॉट 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 करके दिखा रहे हैं, ये जो डक्ट शुरू हो रही है इस डक्ट को बोलेंगे वास इफ्रेंस। इसको बोलेंगे वास इफ्रेंस क्योंकि पेयर्ड स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको वास इफ्रेंसिया भी कहा जाता है। अभी मैंने बताया कि इफ्रेंस सिंगुलर है, इफ्रेंसिया क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये जो है ये करीब करीब 45 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके पीछे ये जो पूरा इपिडिडाइमिस है ये देखने में जरूर कॉमा शेप लग रहा है, लेकिन अगर इपिडिडाइमिस को हेड के एक पार्ट से पकड़ करके एंड पूरा कॉडा तक अगर खींच करके लंबा किया जाए तो आपको लगेगा कि ये थिन नैरो मसल्स का बना हुआ, सर्कुलर मसल्स का बना हुआ एक डक्ट है, एक लंबा सा ट्यूब है। एंड ये ट्यूब बहुत छोटी सी जगह में टेस्टिस के पूरे डॉर्सल साइड को कवर कर रहा है,
तो क्यों कवर कर पा रहा है? तो ये बहुत लंबा, लेंथ इसकी कितनी है? इसकी लेंथ एपिडिडर्मिस की करीब करीब 6 मीटर है। ह्यूमन में जो है इसकी लेंथ कितनी होती है? 6 मीटर। लेकिन एक छोटे से एरिया में पूरा ऐसा यूं करके रख दिया जा रहा है। इसका मतलब कि इसको बहुत हाईली क्वाइल करके रखा हुआ है, सुपर क्वाइलिंग, बहुत जबरदस्त इसमें क्वाइलिंग हुई है और क्वाइल करके इसको इस पूरे डॉर्सल साइड ऑफ द टेस्टिस को इसने क्या कर रखा है? कवर कर रखा है। ठीक है। एंड कॉमा शेप दिखने का रीजन ये कि हेड वाला पार्ट थोड़ा सा वाइड होगा, देन बॉडी जो है रिलेटिवली थोड़ा सा नैरो हुआ है और टेल जो जोन है वहां पर आकर के ये जस्ट एकदम बहुत नैरो हो गया। तो इसलिए देखने में कुछ कॉमा शेप लगता है। 6 मीटर लॉन्ग है, ये चीज याद रखनी है आपको। एंड उसके बाद का ये जो पूरा पोर्शन टेल के बाद की ये जो डक्ट शुरू हो रही है, यहाँ से ये डक्ट रिलेटिवली वाइड हो जाएगी, थोड़ी वाइड हो जाएगी। यहाँ पर एपिडिडर्मिस में जो पूरे डक्ट है वो सारे क्या है? वो नैरो है। लेकिन अगर उनके साथ कंपेयर किया जाए तो जो ये वाला जो पार्ट है जिसे हम वहां से फ्रेंस बोल रहे हैं, यहाँ पर जो डक्ट है ये रिलेटिवली क्या है? थिक है, वाइड है। ये भी जो है सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है। ठीक। लेकिन अगर इंटरनल लाइनिंग की बात करी जाए तो जो एपिडिडर्मिस है उसकी इंटरनल लाइनिंग किसकी बनी हुई है, और जो वास्ट डिफरेंस है उसकी इंटरनल लाइनिंग, दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो सिमिलरिटी दोनों में ये है कि दोनों ही सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। दोनों की जो इंटरनल लाइनिंग है वो क्या है? सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है। ठीक। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। सिमिलरिटी तो ये हो गई कि दोनों सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, लेकिन एक जो डिफरेंस है वो ये है कि जो हमारा एपिडिडर्मिस है, ये जो एपिडिडर्मिस है, एपिडिडर्मिस की जो एपिथेलियम है, इनर लाइनिंग, अंदर की जो लाइनिंग है, जैसे मान लीजिए एपिडिडर्मिस का आपने सेक्शन कट किया, ठीक है, तो ये जो इसकी इनर ल्यूमेन है, ठीक है, ये जो ल्यूमेन है, ल्यूमेन की तरफ जो ये वाली जो वॉल, ये वाली जो वॉल है, बाहर की तो सर्कुलर मसल्स की बनी हुई है, आउटर वॉल जो है इसकी सर्कुलर मसल की बनी हुई है। सपोज ये आपने ऐसे इसका सेक्शन कट किया एपिडिडर्मिस का, तो ये आउटर वॉल हो गया, आउटर वॉल ये है आपका सर्कुलर मसल्स का बना हुआ, और ये क्या हो गया? ये हो गया इनर वॉल। ठीक है। तो ये जो इनर वॉल है, इस इनर वॉल को देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके की एपिथेलियम, तो यहाँ पर जो एपिथेलियम है वो कैसी है? वो है आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। अभी सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम तो है, सूडो स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर भी है, एपिडिडर्मिस में भी है और वासा डिफरेंस में। फर्क बस इतना सा है कि ये जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम एपिडिडर्मिस पर है, उसके जो फ्री एंड है, जैसे अभी सूडो स्ट्रेटिफाइड क्यों? देखो सूडो का मतलब क्या होता है? तो सूडो का मतलब होता है फॉल्स, और स्ट्रेटिफाइड जो है यहाँ पर मीनिंग, स्ट्रेटिफाइड का मतलब हो गया कि एक दूसरे के ऊपर लेयर्ड अप हो जाना। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर इस डायग्राम से बात क्लियर होगी, कुछ कॉलमनर सेल्स हैं, कुछ कॉलमनर सेल्स हैं जो इस तरीके से अरेंज हुए हैं, एक प्लेन में, एंड ये जो कॉलमनर सेल्स हैं, ठीक है ना, इसी सेल्स के ये जो अरेंजमेंट है सेल्स का, इसी प्लेन में कुछ और भी कॉलमनर सेल्स हैं जो क्या है? लंबे लंबे से हैं। ठीक है, कॉलमनर सेल्स जो है वो लंबे लंबे हैं। हाँ? तो कॉलमनर सेल्स की एक लाइनिंग, एक ऐसी लेयर, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें कुछ सेल्स छोटे हैं, कॉलमनर सेल्स छोटे हैं, और कुछ क्या है? रिलेटिवली लॉन्ग है। तो जो बड़े हैं, ठीक है ना, उनका न्यूक्लियस भी ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा ही दिख रहा होगा। ठीक, तो अब जरा ध्यान दो, देखना क्या है यहाँ पर, जो ये छोटे वाले कॉलमनर सेल्स हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि आगे इनकी एक अलग लेयर बनी हुई है? न्यूक्लियाई की तो अलग अलग लेयर दिख रहे हैं, छोटे वाले के न्यूक्लियस ये है, तो अलग एक लाइनिंग ये दिख रही है, लेयर दिख रही है, और ऊपर एक ये अलग लेयर दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि ये दो डिफरेंट लेयर हैं, जबकि होता नहीं।
ये एक ही प्लेन में, एक ही लेयर है ना, यूनिफॉर्मली एक ही प्लेन में, जैसे कि यूं कह सकते हैं कि किस तरीके से अरेंज है, ये है ना, ये एक प्लेन, एक ही प्लेन में आपने ये छोटे कॉलमनर सेल्स भी लगा रखे हैं एंड इसी के साथ जो है ये बड़े कॉलमनर सेल्स भी लगा रखे हैं, एक ही प्लेन में सब रखा हुआ है। वो डिफरेंट लेयर का जो एक अपीयरेंस आता है या जो आभास होता है, लगता है कि हाँ वो डिफरेंट अलग अलग लेयर रखी हुई है एक दूसरे के ऊपर, तो वो इसलिए क्योंकि इनके न्यूक्लियाई जो है वो अलग अलग, ठीक है ना, प्लेन में दिखाई दे रहा है। भाई छोटे सेल्स हैं तो उनके न्यूक्लियाई नीचे दिखाई दे रहे हैं, और जो बड़े वाले हैं उनके न्यूक्लियस बड़े हैं, वो एक अलग प्लेन में दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम कहलाएगी। ठीक है, सिंपली अगर देखा जाए इसके फ्री एंड पर अगर कोई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं है, ये जो फ्री एंड है इस पर कोई भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं है, तो इसको बोला जाएगा सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। सिंपल, ठीक है, सिंपल। तब जस्ट इसका मतलब हो जाएगा लाइनिंग करने का, केवल कवरिंग करने का मतलब रहेगा, और कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर इसी सरफेस पर ये जो लंबे वाले जो कॉलमनर सेल्स है ना, इनके फ्री एंड पर छोटे छोटे से ऐसे ये क्राउन शेप, ऐसे छोटे छोटे से फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस निकल आ रहा है, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, इन प्रोजेक्शंस को क्या कहा जाएगा, दीज आर माइक्रोविलाई, इनको बोलेंगे माइक्रोविलाई। और ये जहां पर भी आपको याद रखना है कि जहां पर भी विलाई या माइक्रोविलाई होते हैं, जनरली वो सरफेस, वो जो लाइनिंग होगी वहां पर इंटरनल सरफेस एरिया काफी हाई हो जाता है ना, जो सरफेस एरिया है वो नॉर्मल से काफी बढ़ जाता है। तो यहाँ पर अगर सिंपल था तब तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन जब इस तरीके से जो फ्री एंड है एपिथेलियम में, सेल्स में, कॉलमनर सेल्स में, तो ये जो सरफेस एरिया होगा यहाँ पर ये नॉर्मली बढ़ जाएगा। और ज्यादा सरफेस एरिया होने का केवल एक ये पर्पज है, इट मीन्स वो जो लाइनिंग है वो एब्जॉर्प्टिव नेचर की है। एब्जॉर्प्टिव का मतलब किसी चीज को उसने क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो एपिडिडाइमिस है वहां पर जो ये लाइनिंग है, ये जो इंटरनल लाइनिंग है वो क्या है, वो है आपकी सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। लेकिन क्योंकि यहाँ पर फ्री एंड पर माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलेंगे स्टीरियोसिलिएटेड। इसको क्या बोलेंगे, स्टीरियोसिलिएटेड। ये जो माइक्रोविलाई इनको यहाँ पर स्टीरियोसिलिया कहा जाएगा। तो ये 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा हिस्टोलॉजी टिश्यू में, जो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये हो गया स्टीरियोसिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। तो ये वाली जो आपकी स्टीरियोसिलिएटेड है, ये कहां पर प्रेजेंट है, तो ये प्रेजेंट है इनर लाइनिंग ऑफ द, ये प्रेजेंट है इन द इनर लाइनिंग ऑफ एपिडिडाइमिस। और जो वास्ट डिफरेंस है, इसकी इनर लाइनिंग किसकी बनी हुई है, तो ये हो गई आपकी सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, तो इसका जस्ट एक कवरिंग वाला ही एक रोल है, और यहाँ पर कवरिंग एज वेल एज एब्जॉर्प्टिव नेचर, ठीक है, एपिडिडाइमिस। तो इस तरीके की अगर कोई भी हमारी एपिथेलियम होगी उसको आप क्या कहेंगे, आप समझ गए अच्छी तरीके से। अब जो एपिडिडाइमिस है वो याद रखें कि स्पर्म वहां पर स्टोर किए जा रहे हैं। स्टोर क्यों किए जा रहे हैं, स्टोर इसलिए किए जा रहे हैं कि भाई अभी पीछे हमने आपको बताया ना, ये कंस्ट्रक्शन एरिया, यहाँ से आप कंस्ट्रक्शन एरिया में अगर आपने कोई चीज बना ली तो उसको खाली करना है। क्यों खाली करना है, क्योंकि आगे हमें नए चीजों का फिर से सिंथेसिस करना है। मतलब यहाँ पर स्पर्म बन गए तो उन स्पर्म को आगे बढ़ाओ और नए स्पर्म फिर से बनाओ। तो वो जो स्पर्म बन गए जिनको आगे बढ़ाया गया, मतलब स्टोर किया जा रहा है, तो स्टोरेज एरिया। तो एपिडिडाइमिस स्टोरेज एरिया है बन चुके स्पर्म्स के लिए। और स्टोर यहाँ पर जब चीजों को करते हैं तो ये देखना है कि वो चीजें हम मैक्सिमम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो एपिडिडाइमिस में जो स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ जो बन गए हैं यहाँ पर स्टोर किए जा रहा है, उनको मैक्सिमम 1 मंथ, एक मैक्सिमम ड्यूरेशन है कि कितने टाइम तक स्टोर किया जा सकता है। तो करीब करीब 1 मंथ तक इनको स्टोर किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये याद रखना है। एंड 1 मंथ जब उनको स्टोर कर रहा है तो उनको एक ऑप्टिमम कंडीशंस भी देनी है ताकि वो खराब ना होने पाए। ठीक है, तो ऑप्टिमम कंडीशंस के लिए क्या है, सबसे पहले तो उनको लुब्रिकेशन देना, लुब्रिकेट करना। तो एपिडिडाइमिस जो है एक फ्लूइड सेक्रेट करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे स्पर्म्स हैं एपिडिडाइमिस में वो लुब्रिकेटेड है, साथ ही साथ उनको नरिशमेंट भी मिल रहा है वहां से। ठीक है, नरिश भी किए जा रहे हैं।
एंड जो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि जब इतना सब कुछ हो रहा है, नरिश हो रहा है, ठीक है, तो सीधी सी बात है खा पी करके, है ना, किसी को भी अगर टाइम टू टाइम खाना पीना नरिशमेंट दिया जाए तो क्या होगा, एक्टिव रहेगा ना बंदा। तो यहाँ जो स्पर्म है वो आकर के क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। तो सबसे पहले जो मोटेलिटी आती है स्पर्म में, मोटाइलनेस, वो कहां पर आती है, एपिडिडाइमिस में, ठीक। लेकिन इतने अभी ये मोटाइल नहीं हो गए कि ये बस तुरंत जो है इजेकुलेट हो जाए, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर जो मोटेलिटी है वो ठीक ठाक है, एक लगभग, है ना, हल्की फुल्की मोटेलिटी यहाँ पर आ गई है। एंड जब स्पर्म को यहाँ से रिलीज किया जाएगा, यहाँ से स्पर्म आगे बढ़ाएगा, तो कहां पर आएंगे, वो आएंगे आपके वास डिफरेंसेस में। अब वास डिफरेंस जो है ये केवल स्पर्म को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है, और कैरी करके इसको इजेकुलेटरी डक्ट से ले जा करके, और इजेकुलेटरी डक्ट से फिर उसको जो यूरेथ्रल पार्ट है, यूरेथ्रा, वहां तक ले आने का केवल काम करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि वास डिफरेंस से केवल स्पर्म पास हो रहा है और पास होकर के इजेकुलेटरी डक्ट तक पहुंच रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो वास डिफरेंस है वो सिंपली उसका एक और नाम है, उसको डक्टस डिफरेंस भी कहा जाएगा, या क्योंकि ये स्पर्म कैरी कर रहा है इसलिए इसको जो है स्पर्म डक्ट भी बोलेंगे, ठीक है, याद रखेंगे, स्पर्म डक्ट भी बोलेंगे। अब देख लीजिए वास डिफरेंस कहाँ से शुरू हो रहा है। तो वास डिफरेंस देखिए एपिडिडर्मिस के कॉर्डल पार्ट, टेल पार्ट से स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि ये एपिडिडर्मिस है तो ये टेल पार्ट से स्टार्ट हुआ वास डिफरेंस, एंड ये यूं सीधे चलता जा रहा है, मतलब जो ये स्क्रूटल पार्ट है, स्क्रूटल जो कैविटी है उसको छोड़ करके अब ये जो एपिडिडर्मिस है ये कहाँ चल रहा है, ये चल रहा है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ पर, वही अगर स्क्रूटल आप कहें कि स्क्रूटल जो सैक है वो ये है, तो स्क्रूटल सैक इनग्यूनल कैनाल से अलग किया गया है। इनग्यूनल कैनाल से इसको अलग किया गया है कहाँ से, एब्डोमिनल कैविटी से। तो ये जो ऊपर का पार्ट है ये क्या है, एब्डोमिनल कैविटी है ना, एब्डोमिनल कैविटी, और सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट एब्डोमिनल कैविटी के भी पेल्विक पार्ट में प्रेजेंट है। तो आपको यही ध्यान देना कि ये जो वास डिफरेंस है यहाँ से स्क्रूटल जो पार्ट है इसको छोड़ करके फिर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। ये देखिए एरो लगाया, समझ में आ रही होगी बात, ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर कहाँ जा रहा है, ऊपर जाएगा ये वापस एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन कहाँ से हो करके जाएगा, तो इनग्यूनल कैनाल, ये जो देखिए ग्रीन कलर का ऐसा मार्क किया दोनों तरफ, ये एक पैसेज बनाने की कोशिश की। तो यहाँ पर एक इनग्यूनल कैनाल एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के, और दूसरा कहाँ है, राइट साइड में। तो इनग्यूनल कैनाल से ही देखिए होता हुआ ये जो वास डिफरेंस है ये ऊपर पहुंच रहा है पेल्विक पार्ट में, और पेल्विक पार्ट में जब पहुंचा तो जो आपका यूरेटर है, यूरेटर क्या है, तो यूरेटर वो ट्यूब्स हैं जो किडनी से, किडनी में फिल्ट्रेशन हुआ ब्लड का, यूरिन फॉर्मेशन हुआ, एंड वो यूरिन को लेकर के कहां पर आ रहा है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, इस पार्ट में, ठीक है। तो याद रखना है ये जो ब्लैक वाला ऐसे मार्क किया ये क्या हो गया, यूरेटर। तो ये जो आपका वास डिफरेंस है ये दोनों तरफ से, इधर ए साइड, ये वाला जो लेफ्ट वाला है लेफ्ट साइड वाले को, और जो राइट वाला है वो राइट वाले को, ठीक है। ये वास डिफरेंस है। तो वास डिफरेंस यूं पहुंच रहा है ऐसे, और यूरेटर को ऐसे यूं कवर करता हुआ नीचे की तरफ निकल रहा है। ये देखिए अपनी तरफ के यूरेटर को उसने क्या किया, कवर किया, और कवर करके यूं फिर सामने की तरफ आ रहा है, ठीक है, सामने की तरफ आ रहा है यूरिनरी ब्लैडर के एकदम बेस की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये पहुंचा तो यहाँ आने के बाद जो हमारा वास, ये जो वास डिफरेंस है इसका ये पार्ट कुछ सॉलन हो गया, कुछ फूला सा नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर ये एक पैरेलल पतली सी एक ट्यूब की तरह दिख रहा है, सर्कुलर मसल्स का बना हुआ है, याद रखेंगे। एंड यहाँ पर आने के बाद जब ये यूरेटर को पार कर गया तो यहाँ पर आने के बाद ये वाला हिस्सा, इस पे ध्यान दीजिए, ये है ना, ये रिलेटिवली क्या है, सॉलिन, कुछ फूला हुआ सा नजर आ रहा है। इसी पार्ट को बेटा क्या कहा जा रहा है, दिस इज एम्पुला ऑफ द वास डिफरेंस, ठीक है, दिस इज एम्पुला ऑफ वास डिफरेंस। अब ये एम्पुला पार्ट है, और यहां से जब एम्पुला आगे बढ़ रहा है, एम्पुला की एम्पुला जहां पर खत्म हो रहा है, वास डिफरेंस का एम्पुला जहां पर फिनिश हो रहा है, उसी जगह पर एक इस तरीके से ग्लैंड कनेक्ट हो रही है फ्रॉम इधर ए साइड, एक इस तरफ से एक इस तरफ से। ये जो ग्लैंड कनेक्ट हो रही है इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेमिनल वेस्किल, ठीक है, याद रखेंगे। सेमिनल वेस्किल ही वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है जो ओवरऑल सीमेन क्या होता है, मेल जेनिटल फ्लूइड, तो ओवरऑल सीमेन का मैक्सिमम परसेंटेज जो है क्या कर रहा है, सेक्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ से एपिडिडाइमिस का वास डिफरेंस का जो
एम्पुला पार्ट है वो सेमिनल वेसिकल के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, और इन दोनों का जहां पर कनेक्शन हो रहा है वहां पर जो ये छोटी सी डक्ट जनरेट हुई, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये डक्ट, ये जो डक्ट है, इसी डक्ट को क्या बोलेंगे, इजेकुलेटरी डक्ट। मतलब फाइनली जो है इसको हम इजेकुलेटरी डक्ट में आ रहे हैं, और इजेकुलेटरी डक्ट में जब वो पहुंच रहे हैं तो सेमिनल फ्लूइड भी जो है उनके साथ मिक्स हो चुका है, सेमिनल फ्लूइड भी उसके साथ मिक्स हो चुका है। ठीक है, इस सेमिनल फ्लूइड में क्या क्या प्रेजेंट है भाई, तो इस सेमिनल फ्लूइड में एक खास तरीके का फैटी एसिड प्रेजेंट है, ऑक्सीजनेटेड फैटी एसिड, जो जिसे लिपिड भी बोलेंगे, है ना। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, हायर फैटी एसिड्स, लिपिड्स ही तो है। तो यहाँ पर ये जो फैटी एसिड प्रेजेंट है वो है प्रोस्टाग्लैंडिन, है ना, उसको क्या बोलेंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन वैसे तो पूरी बॉडी में होते हैं, हमारे हर तरफ ही होते हैं, लेकिन यहाँ से स्पेशली जो है वो सीमेन में पहुंच रहे हैं। ठीक है, एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एक यूनिक कैरेक्टर है, कुछ हार्मोन लाइक एक्टिविटी भी दिखाता है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देनी है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है, कोई ऐसा हार्मोन बताओ जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट नहीं हो रहा। ठीक है, देखिए सेमिनल वेसिकल कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, या ऐसे भी जैसे कभी आपकी बॉडी में कोई कहीं चोट वोट लग जाती है तो उस वुंड एरिया में, एक्सपोज जो वुंड एरिया है वहां पर भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह जो है सेक्रीट होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है एक इस तरीके का लिपिड है, कुछ हार्मोनल प्रॉपर्टी है उसमें, कुछ हार्मोन ही है, एक्सक्लूसिव हार्मोन कह सकते हो, जो कि आपके किसी भी एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रीट नहीं हो रहा है। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पर क्या रोल है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन का यहाँ पर रोल ये है कि प्रोस्टाग्लैंडिन जो है हमेशा चीजों के कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एंड डायलेशन से रिलेटेड है। तो वो जो प्रोस्टाग्लैंडिन है जब सीमेन में प्रेजेंट है, ठीक है, एंड फाइनली यहाँ से जब ये हमारा सेमिनल फ्लूइड आगे पास हुआ एजुकुलेटरी डक्ट में, एंड वास्ट डिफरेंस है, जो स्पर्मा है उनको साथ लेकर के प्रोस्टेट वाले पार्ट में, ये वाला जो पूरा पार्ट क्या है, इसके नीचे का, है ना, ये जो नीचे का पूरा पार्ट है जहाँ पर ये ब्लैक से आपने देखा ट्रायंगुलर एक स्ट्रक्चर बनाया है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने भी अपना एक सेक्रेशन उसमें पास किया, ये सेक्रेशन करीब करीब 20% होता है, सेमिनल वेसिकल का सेक्रेशन करीब करीब 70% होता है ओवरऑल सीमेन की परसेंटेज का, और ये 20%। ठीक है, तो आगे ये यहाँ से जो सेक्रेशन निकल रहा है और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सेक्रेशन निकल रहा है, अब ये मिक्स हो गया, मिक्स होकर के ये सेक्रेशन आगे बढ़ा। तो आगे जो ये वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या हो गया, ये वाला पार्ट हो गया आपका, यहाँ जो ग्रीन कलर के दोनों इधर साइड ऐसे ग्लैंड दिखाएं, ये हो गया आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। अब बचा हुआ सेक्रेशन जो है वो इन्होंने पास किया, है ना, रेस्ट परसेंटेज यहाँ से 70, यहाँ से 20, तो बच क्या गया, बच गया करीब करीब 10%, लेकिन पूरी तरह 10% नहीं, क्योंकि इस पूरे सेक्रेशन में एपिडिडाइमिस के सेक्रेशन को भी शामिल किया जाएगा। याद रखें, मैं बताया कि एपिडिडाइमिस भी किसी चीज को सेक्रेट कर रहा है, सेक्रेशन दे रहा है, एक सेक्रेशन देगा तभी तो स्पर्म यहाँ पर नरिश होंगे, स्टोर किए जा रहे हैं तो नरिश होंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमने ये भी बताया कि जो स्पर्म है उनकी लाइफ मैक्सिमम कितनी है एपिडिडाइमिस में, 1 मंथ तक ही स्टोर किया जा सकता है। 1 महीने से ज्यादा अगर हो गया तो वो जो स्पर्म है, पुराने स्पर्म जो स्टोर हुए थे वहां, वो धीरे धीरे डिकम्पोज होने लगेंगे, और डिकम्पोज जब ये हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके डिकम्पोजिशन के बाद भी कोई फ्लूइड जनरेट हो रहा है, एंड उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करना है। तो उस फ्लूइड को एब्जॉर्ब करने के लिए स्पर्मेटोजोआ के डिकम्पोजिशन के बाद जो फ्लूइड जनरेट हुआ उसको एब्जॉर्ब करने की वजह से ही जो एपिडिडाइमिस है उसकी इंटरनल लाइनिंग कैसी है, वो है स्टीरियोसिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है ना, यहाँ पर ये बताया था। एंड वास्ट डिफरेंस में कोई ऐसा एब्जॉर्प्टिव फंक्शन नहीं है, इसलिए सिंपली उसकी जो लाइनिंग है वो क्या थी, वो सिंपल सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम थी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से भी कुछ सेक्रेशन आया है। ठीक है, कुछ का मतलब 1-2% सेक्रेशन यहाँ से मिल रहा है, 70% यहाँ से, 20% सेक्रेशन प्रोस्टेट ग्लैंड ने दिया, एंड अब जो बचा हुआ परसेंटेज है करीब 7 से 8%, वो कहाँ से आ रहा है, वो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये 4 ग्लैंड जो है, एपिडिडाइमिस, सेमिनल वेसिकल, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड सबसे लास्ट में 4th वाला क्या हो गया, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। तो ये जो 4 सेक्रेशंस है, ये जब आपस में मिल जा रहे हैं, और ऑब्वियसली इसमें स्पर्म भी प्रेजेंट है, तो इसी पूरे सेक्रेशन को क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे। ठीक है, एंड वो सीमेन में क्या बताया कि यहाँ जो सेमिनल फ्लूइड है यहाँ से प्रोस्टाग्लैंडिन भी पहुंच रहा है। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन जब
ये देखिए सीमेन पूरा मेल बॉडी से पास होता हुआ कॉर्टेक्स के दौरान जब मेल बॉडी से पास होता हुआ फीमेल ट्रैक्ट में पहुंचा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पहुंचा, तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, जो आपके जो यूटेराइन मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा? भाई सीमेन तो पहुंच गया फीमेल ट्रैक्ट में, अब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाएगा कौन? तो प्रोस्टाग्लैंडिन। उसका ये मेन फंक्शन है कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा। और जब यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो स्पर्म है उनकी मूवमेंट बढ़ जाएगा, स्पर्म का मूवमेंट बढ़ जाएगा। इसको कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म भी कहेंगे। एंड फाइनली यूटेराइन जो फीमेल जो ट्रैक्ट है वहीं जाकर के एक फाइनल कैपेसिटेशन, एक फाइनल मोटेलिटी आती है स्पर्म में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो अभी सीमेन के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पहले समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ से कौन सी चीजें जा रही। तो ये देखिए वास्ट डिफरेंस यहाँ से होता हुआ ये बात आपको क्लियर हो गई कि जहां पर कनेक्ट हो रहा है सेमिनल वेसिकल के साथ वहां एक छोटी सी डक्ट जनरेट हो रही है जिसको इजैकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। अब यहाँ तक रुकते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इपिडिडाइमिस किससे ओरिजिनेट हुआ है या किससे डेवलप हुआ है? नेम द डक्ट या नेम द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच इपिडिडाइमिस इज जनरेटेड या डेवलप्ड। तो इपिडिडाइमिस के साथ साथ आप वास्ट डिफरेंस को भी याद रखें, सेमिनल वेसिकल को भी याद रखें और इजैकुलेटरी डक्ट। फिर से ये चार चीजें कौन कौन सी? सबसे पहले हो गया आपका इपिडिडाइमिस, इपिडिडाइमिस के बाद वास्ट डिफरेंस, ठीक है, फिर उसके बाद सेमिनल वेसिकल और चौथे नंबर पर आपका हो गया इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो चार चीजें हैं ये एम्ब्रियोनिक वोल्फियन डक्ट से क्या हुए हैं? डेवलप हुए हैं। एम्ब्रियोनिक वोल्फियन डक्ट, वोल्फियन डक्ट क्या है? जिसको एक मेसोनेफ्रिक डक्ट भी कहा जाता है। और ये एक तरीके की एक्सक्रेटरी डक्ट है ना, जो दोनों फीटस में प्रेजेंट होती है। दोनों फीटस में प्रेजेंट होती है, मेल एंड फीमेल दोनों फीटस में प्रेजेंट होती है। क्योंकि मेल फीटस में फॉर्मेशन हो गया है टेस्टिस का, 7th मंथ जो है उसमें तो टेस्टिस पूरी तरह एकदम कंप्लीटली बन चुके हैं। एंड यहाँ इनको 7th मंथ में क्या किया गया? डिसेंड किया जा रहा है। ठीक है ना, जो डेवलपमेंट है वो तो और पीछे भी हो चुका है, लेकिन डिसेंड कहाँ किया जा रहा है? 7th मंथ में। तो डिसेंड होने से पहले ही, ठीक है, जो टेस्टिस जो है उनको 7th मंथ ऑफ एम्ब्रियो में जब डिसेंड किया जा रहा है स्क्रूटल सैक में, तो उससे पहले ही वोल्फियन डक्ट जो है, जो एक एक्सक्रेटरी डक्ट रही होगी, वो टेस्टोस्टेरोन के सेक्रीशन की वजह से मेल में तो एस्टेब्लिश है, लेकिन अब वो मॉडिफाई हो गई। मॉडिफाई होकर के उसने कुछ पार्ट, जो वोल्फियन डक्ट है उसका कुछ डिस्टल पार्ट है जिसने, जो टेस्टिस के जस्ट पास में है, उसने क्या बनाया? एपिडिडाइमिस। देन एक लंबे पार्ट ने क्या बनाया? वास्ट डिफरेंस। फिर आगे के प्रोमिनेंट एक छोटे पार्ट ने क्या बनाया? सेमिनल वेसिकल एंड इजैकुलेटरी डक्ट। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, आपका सेमिनल वेसिकल और जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये किसके डेरिवेटिव है? तो दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द वोल्फियन डक्ट ऑफ द एम्ब्रियो। दिस इज एन एक्सक्रेटरी डक्ट। ये जो आपका वोल्फियन डक्ट है ये एक्सक्रेटरी। फीमेल में भी होता है, फीमेल फीटस में भी होता है वोल्फियन डक्ट, लेकिन बाद में वो रिग्रेस हो जाता है। क्यों रिग्रेस हो जाएगा? इसलिए रिग्रेस हो जाएगा, मतलब डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि जो फीमेल है, ठीक है, वहां पर टेस्टोस्टेरोन का सेक्रेशन तो हो नहीं रहा। तो टेस्टोस्टेरोन जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वोल्फियन डक्ट के आगे पर्टिकुलर दूसरे चीजों में कन्वर्जन में या उसके डेवलपमेंट में, मॉडिफिकेशन में हेल्प करता है। लेकिन यहाँ पर फीमेल जो है उसमें टेस्टोस्टेरोन प्रेजेंट है नहीं, सेक्रेशन हो नहीं रहा, तो जो हमारी वोल्फियन डक्ट है वो धीरे धीरे रिग्रेस कर जाएगी, ठीक है, खत्म हो जाएगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो बेटा इस तरीके से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर पूरी बात क्लियर हो गई। ये आपके जो भी डक्ट है वो मैंने बता दी। अब आते हैं वापस, जो डिटेल है आपके ये जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है उनके लिए। तो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में आपको शामिल करना है 3 ग्लैंड को, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड को। पहला पेयर ये ऊपर रेड वाला जो दिख रहा है, एक ये क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल। देन एक सिंगल लार्ज ग्लैंड, एक रिलेटिवली एक सिंगल लार्ज एसेसरी ग्लैंड है, ये क्या हो गई? जो ब्लैक वाली, देखिए अपने आप में काफी बड़ी है और ये सिंगल है। ये दो तरफ ऐसे नहीं काउंट कर लेना, ये पूरा एक अकेली ग्लैंड है जिसने, जैसा कोई ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ने यूरेथ्रा को क्या कर रखा है? ऐसे यूं कवर कर रखा है, ठीक है, ऐसे कवर कर रखा है। तो ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है, ये हो गया आपका प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड उसके बाद फिर एक पेयर ऑफ द
स्मॉल ग्लैंड, इनको क्या बोलेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के आसपास का जो ये एरिया है ना, यहाँ पर दोनों आपस में यूं कह सकते हो कि आसपास, जैसे ऊपर प्रोस्टेट ग्लैंड लगा हुआ, उससे जस्ट नीचे आकर के जो ये यूरेथ्रल पार्ट है, यूरेथ्रा, वहां पर क्या लगा हुआ है, बल्बो यूरेथ्रल। तो ये जो पार्ट है, ये जो जगह है, इसी को क्या बोलेंगे, इस जगह को बोला जाएगा यूरोजेनाइटल डायफ्राम, इसको बोलेंगे यूरोजेनाइटल डायफ्राम। अब यहाँ से, जहां पर हमारा इजैक्युलेटरी डक्ट ओपन हो रहा है, यहाँ से ये देखिए ओपन कहाँ हो रहा है, जस्ट ये जो आपका यूरिनरी ब्लैडर है उसके नीचे जस्ट जहाँ पर यूरेथ्रा शुरू हुई है, वहीं पर इजैक्युलेटरी डक्ट आकर के ओपन हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर के एंड ये प्रोस्टेट होता हुआ पूरा एकदम नीचे चले आइए पेनाइल पार्ट में, एंड पूरा ये यूरेथ्रल ओरिफाइस तक, यहाँ तक ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, यही आपका यूरेथ्रा है। एंड यूरेथ्रा में 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, कौन कौन से 3 पार्ट हो गए। तो पहला पार्ट हो गया आपका जहां पर इजैक्युलेटरी डक्ट कनेक्ट हो रहा है, वहां से लेकर के और ये पूरा बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से पहले तक का जो पूरा पार्ट है उसको बोलेंगे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, है ना, क्योंकि प्रोस्टेट ने उसको पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कवर ही कर रखा है। देन जहां पर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कनेक्ट कर रहे हैं, वो जो यूरेथ्रल पार्ट है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, ये हो गया आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। एंड उसके नीचे का पार्ट रिलेटिवली वाइड है, एंड वो क्या कहलाएगा, वो पेनाइल यूरेथ्रा कहलाएगा, ठीक है, वो पेनाइल यूरेथ्रा कहलाएगा। तो इस पूरे यूरेथ्रा में 3 जोन पूछे गए मेल में, कौन कौन से हैं, तो प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस एंड पेनाइल, ठीक है। इनमें सबसे लंबा पार्ट कौन सा होगा, तो पेनाइल यूरेथ्रा होगा, जो पूरे पेनिस में प्रेजेंट है, ठीक है, पूरे पेनिस में प्रेजेंट है। अब इसमें भी पूछा गया है कि यूरेथ्रा का वो कौन सा पार्ट है जो एग्जैक्टली यूरोजेनाइटल पार्ट है, ठीक है। यूरोजेनाइटल का मतलब कि एग्जैक्टली यहाँ पर इस यूरिन भी जहां से पास हो रहा है, यूरिन भी जहां पहुंच रहा है, एंड यहाँ पर सीमेन पहुंच रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट प्रोस्टेटिक पूरे पार्ट को छोड़ करके, प्रोस्टेटिक पूरे पार्ट को छोड़ करके मेम्ब्रेनस जो पार्ट है, यहाँ से लेकर के मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से लेकर के पूरा पेनाइल यूरेथ्रा, ये क्या है, ये यूरोजेनाइटल यूरेथ्रा है। क्यों है भाई, तो इस पर भी जरा थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया एक छोटी सी चीज है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। जो मेल जेनाइटल फ्लूइड है उसको क्या बोल रहे हो, उसको बोल रहे हो सीमेन। एंड ये सीमेन किन पर्टिकुलर ग्लैंड्स का सेक्रेशन है, तो ये सेक्रेशन है सबसे पहले किसका, सेमिनल वेस्कल का, ठीक है। सेमिनल वेस्कल से फ्लूइड सेक्रेट हुआ, फिर सेमिनल वेस्कल के बाद ये किसका सेक्रेशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद इसमें तीसरी ग्लैंड कौन सा अपना सेक्रेशन शामिल कर रही है, वो हो गई बल्बो यूरेथ्रल, BUG का मतलब बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो सेमिनल वेस्कल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये 3 ग्लैंड का सेक्रेशन है, ठीक है ना। उससे पहले बहुत थोड़ा सा लिटिल बिट सेक्रेशन किसका आया था, एपिडिडाइमिस का भी आया था। लेकिन अब एक चीज समझिए ना, आपसे यूं कहा जाए कि भाई 6 कैसे बनाओगे, 2 को आपको जोड़ना है, 2 को ही आपको जोड़ना है और 6 बनाना है। तो अब यूं लिख दें, अगर 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 2, तभी तो ये 6 होगा, है ना। 2 प्लस 2 3 बार आप जोड़ेंगे तभी तो 6 होगा। अब इसमें से यहाँ पर आपने कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं, तो फिर अब कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इस जगह पर 1 हो सकता है इस जगह पर 3 हो सकता है यहाँ पर 4 हो, यहाँ पर 0 हो, ठीक है ना। कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज है, ये क्लियर नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से कि ये तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ पर 6 है, लेकिन ये 2 के साथ कौन से यहाँ पर डिजिट जो है आपस में जोड़े गए, 4 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, कुछ भी। तो इसी तरीके से यहाँ पर समझिए ये सीमेन है, लेकिन सीमेन एग्जैक्टली इन 3 ग्लैंड्स का सेक्रेशन है। मेजरली अगर देखा जाए, मेनली देखा जाए तो इन 3 ग्लैंड्स का सेक्रेशन, इसमें से किसी भी एक ग्लैंड के सेक्रेशन को अगर कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो क्या एग्जैक्टली हम उसे सीमेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। एग्जैक्टली अब वो सीमेन नहीं है, क्योंकि सीमेन का जो एग्जैक्ट कंपोजिशन है वो सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी। तो यही बात आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। कभी कभी क्वेश्चन बेटा पूछ लिया जाता है कि जो यूरेथ्रा है उसके किस पार्ट में केवल यूरिन पहुंचता है, सीमेन नहीं पहुंचता है। तो देखिए ये जो पार्ट है प्रोस्टेटिक पूरा पार्ट, ये जो प्रोस्टेटिक पूरा पार्ट है, यहाँ पर यूरिन
ही केवल पहुंचता है, सीमेन एग्जैक्टली नहीं पहुंचता। आप कहोगे नहीं सर, इजैकुलेटरी डक्ट से और वास डिफरेंस से, इजैकुलेटरी डक्ट ने अपना सेक्रीशन दिया, वास डिफरेंस से स्पर्म आया और यहाँ पर वो पहुंच रहा है ना, और यहाँ से ये प्रोस्टेटिक पार्ट से होते हुए आगे बढ़ेंगे। यस, ये पहुंच रहा है, लेकिन अभी हमने क्या बताया, इस सेक्रीशन में केवल स्पर्म और 70% सेक्रीशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल, केवल सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन है। प्रोस्टेटिक सेक्रीशन अभी उसमें कहाँ शामिल हुआ था, ठीक है। और मान लो यहाँ प्रोस्टेटिक सेक्रीशन को शामिल कर भी दें तो भी उसमें बल्बोयूरेथ्रल सेक्रीशन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, जब तक वो यहाँ नहीं पहुंचेगा। तो आपको याद रखना है कि जब बल्बोयूरेथ्रल सेक्रीशन भी इन दोनों सेक्रीशन के साथ मिल जाता है, कौन से दो सेक्रीशन, सेमिनल वेसिकल का सेक्रीशन और प्रोस्टेट ग्लैंड का सेक्रीशन, इसके साथ जब मिल जाएगा तो अब यहाँ से मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा से आगे अब जो भी मटेरियल पास हो रहा है, एग्जैक्टली जो भी मेल जेनिटल फ्लूइड पास है एग्जैक्टली अब उसको सीमेन बोलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया बेटा। अब आगे आते हैं, देखते हैं पेनिस के बारे में कुछ। तो ये जो पूरा आपका मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद का जो पार्ट है, दिस इज पेनाइल यूरेथ्रा। ये पेनाइल यूरेथ्रा एक मस्कुलर स्पंजी मस्कुलर पार्ट में जो है पूरा कवर है। एंड ये जो पार्ट है कोइटिस के दौरान जो है कुछ इरेक्टाइल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो इरेक्टाइल फंक्शन रिप्रेजेंट करने के पीछे का कारण ये है कि यहाँ पर स्पंजी वस्कुलर मसल्स का बना हुआ पूरा एक कॉलम, पूरा एक जो अरेंजमेंट अगर देखा जाए ऐसे लंबा सेक्शन कट करके, तो यहाँ पर जो ये जो पूरा पार्ट है पेनिस का, इसमें स्पंजी एंड वस्कुलर जो मसल्स हैं उनका बना हुआ एक पूरा कॉर्ड ऐसे रखा हुआ है, कॉर्ड लाइक ऐसा स्ट्रक्चर ये यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, डॉर्सल साइड में। एंड वेंट्रली भी इसी तरीके से एक कॉर्ड प्रेजेंट है। तो 3 कॉर्ड यहाँ पर आपके प्रेजेंट है, आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर सेक्शन कट करेंगे तो ये देखोगे इस तरीके से, एंड इस पूरे के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट है। अंदर की तरफ सेक्शन कट किया पेनिस का, ये पेनिस का टीएस निकाला। तो ये जो आपके यहाँ पर 3 जो सर्कुलर एरिया अंदर दिखाई दे रहे हैं पेनिस के टीएस में, दिस इज द टीएस ऑफ पेनिस, टीएस ऑफ पेनिस। ठीक है, इसमें आपको याद रखना है कि ये जो ऊपर वाले 2 हैं, जो ये सेक्शन जो सर्कुलर एरिया है, ये हो गया आपके सीसी। सीसी का मतलब हो गया कॉर्पोरा कैवर्नोसा। ये कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम के वस्कुलर स्पंजी कॉर्ड है। एंड जो सबसे नीचे यहाँ पर एक अकेला दिखाई दे रहा है, ये हो गया आपका कार्पस स्पंजियोसम, इसको बोलेंगे कार्पस स्पंजियोसम। अब यहाँ पर ये स्पंजियोसम जहाँ पर प्रेजेंट है, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट हो गया वेंट्रल, ये हो गया वेंट्रल साइड ऑफ टेस्टिस। और ऊपर ये जो मस्कुलर कॉर्ड ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ये ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, बड़ा पार्ट है। ये क्या हो गया, ये हो गया डॉर्सल पार्ट ऑफ द पेनिस, डॉर्सल पार्ट है। ठीक है, आपका इसमें भी पूछा जाएगा कि जो ये जो कॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसमें यूरेथ्रा किस पार्ट से होकर के जा रहा है। तो जो ऊपर जो कॉर्पस ये पार्ट वाले जो है आपके, इन वाले में आपका केवल क्या प्रेजेंट है, केवल प्रेजेंट है ब्लड वेसल्स, केवल यहाँ पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। लेकिन जो कॉर्पस स्पंजियोसम पार्ट है, ये वाली जो नीचे जो सर्कुलर आप कॉर्ड देख रहे हो टीएस में, यहाँ पर ये अंदर की तरफ एक छोटा सा सर्किल बना हुआ ना, यही क्या है, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, दिस इज यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा जो है वो कार्पस स्पंजियोसम से होकर के निकलता है, ये आपको याद रखना। और ऊपर वाले ये जो दोनों कॉर्ड है, ये क्या है, कार्पस कैवर्नोसा। ठीक है, इनको कार्पस कैवर्नोसा कहेंगे, ये याद रखेंगे अच्छी तरह से। अब इनको वस्कुलर कॉर्ड क्यों कहा गया, वस्कुलर कॉर्ड इसलिए कहा गया क्योंकि होता क्या है कि इन पूरे कॉर्ड में छोटे छोटे से साइनसॉइड्स बने हुए,
कुछ इस तरीके से साइनोसॉइड्स बने हुए हैं। और ये जो साइनोसॉइड्स का मतलब छोटे छोटे से चैम्बर टाइप के बने हुए हैं। और हायर सेक्सुअल अर्ज के समय, हायर सेक्सुअल अर्ज मतलब जब सेक्सुअल अर्ज, सेक्सुअल फीलिंग बहुत हाई होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो उस समय क्या होता है कि ये जो साइनोसॉइड्स हैं इनमें तेजी से आकर के ब्लड फ्लो होता है। ब्लड का फ्लो यहाँ पर तेजी से होगा, और जब बहुत एक हाई फ्लो ऑफ द ब्लड होगा तो उसकी वजह से ये जो साइनोसॉइड्स है इनमें झटके से ब्लड भरेगा। और जब झटके से ब्लड भरेगा तो ये जो मसल्स हैं, ये मसल्स जो होंगी तेजी से क्या होंगे, फैलने लगेंगे। ठीक है, ये तेजी से फैलने लगेंगे, और तेजी से जब ये फैलेंगे तो उसकी वजह से जो पूरा कॉर्ड होगा, है ना, जैसे कि ये पूरा कॉर्ड है, तो ये पूरा कॉर्ड तेजी से क्या होगा, यूं ऐसा यूं जो है पूरा एकदम टेंशनाइज हो जाएगा। तो जब टेंशनाइज हो जाएगा तो उसकी वजह से ही, उसी की वजह से क्या होता है कि हायर, जब बहुत हाई सेक्सुअल अर्ज होती है तो उस समय जो पेनिस है वो एक इरेक्टाइल फंक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है बच्चों, अब आगे आते हैं पेनिस का जो एकदम एंटीरियर पार्ट है। तो जो एंटीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस है, आपका पेनिस है, उस पर आप देखोगे कि बाहर की तरफ से इस तरह से दोनों तरफ आप देख रहे हो, यहाँ पर ये एक कवरिंग लगाई हुई है, स्किन है, ये स्किन की कवरिंग है। इसी कवरिंग को क्या कहा जा रहा है, ये कवरिंग हो गई फोर स्किन। फोर स्किन का एक और नाम होता है, इसे प्रीप्यूज भी बोलेंगे, इसे प्रीप्यूज भी कहा जाएगा, है ना। और ये प्रीप्यूज क्या कर रहा है, जो हमारा पेनिस है, पेनिस के एकदम आगे के एंटीरियर कुछ राउंडेड पार्ट को कवर कर रहा है। एंड ये जो राउंडेड पार्ट है आगे, इसको बोला जा रहा है ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस को जिसने कवर किया है, जिस स्किन ने, उस स्किन को कहा जा रहा है फोर स्किन, या ये हो गया फोर स्किन ऑन द ग्लांस, या इसको प्रीप्यूज भी कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, एक ग्लैंड के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये जो फोर स्किन और जो ग्लांस है, जहां पर ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, सपोज कुछ इस तरीके से, जैसे सपोज मान लो ये ग्लांस है एंड ये फोर स्किन है, फोर स्किन ने इसको ऐसे कवर कर रखा है। तो जहां पर ये ग्लांस का ये देखिए बेस है ना, ये मेन हो गया ना, ग्लांस का ये बेस हो गया, और ये फोर स्किन जहां पर ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो इस बेस वाले पार्ट को क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है, इसका नाम है कोरोना ग्लैंडिस। देखिए कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस भी आजकल चल रहा है, कोरोना ग्लैंडिस। ठीक है, क्लियर। यही क्या है, बेस ऑफ द पेनिस है, जहां से ग्लांस की शुरुआत हुई है, जहां पर ग्लांस जो है कनेक्ट कर रहा है, इसको कोरोना ग्लैंडिस बोलेंगे या कोरोना ऑफ द पेनिस कहा जाएगा। ठीक है, यहीं पर इस जगह पर सपोज इस तरह से है, ये आपका ये हो गया, ये ग्लांस वाला पोर्शन हो गया, एंड यहाँ पर ये फोर स्किन है, ये फोर स्किन है, ऐसे समझो। तो ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे। ये जो जगह है, ये जो एरिया है, यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे से ग्लैंड्स की ओपनिंग है यहाँ पर। ये जो ग्लैंड्स हैं, इन्हीं ग्लैंड्स को बेटा क्या कहा जा रहा है, इनको बोला जा रहा है टाइसन्स ग्लैंड या टाइसन ग्लैंड, इनको टाइसन ग्लैंड बोलेंगे। और टाइसन ग्लैंड क्या करते हैं, एक तरीके का, पहले तो टाइसन ग्लैंड है क्या, टाइसन ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड है। सीबेसियस ग्लैंड एंड स्वेट ग्लैंड में फर्क समझिए, है ना। बॉडी में बहुत सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ठीक है, तो उसमें एक ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि हार्मोन नहीं सेक्रीट कर रही है, ठीक, याद रखें, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एंड सीबेसियस वो ग्लैंड है जो एक तरीके का ऑयली सेक्रीशन रिलीज करता है, जिसको सीबम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरीके का ऑयली सेक्रीशन ही है, कुछ क्रीमी, है ना, क्रीमी सेक्रीशन है, जिसको स्मैग्मा बोलते हैं, है ना। ये जो सेक्रीशन है ये क्रीमी सेक्रीशन है, जिसको स्मैग्मा बोलते हैं, टाइसन ग्लैंड का सेक्रीशन है। और टाइसन ग्लैंड क्या है, एक मॉडिफाइड सीबेसियस ग्लैंड है या ऑयल ग्लैंड है, कह सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। और वो जो क्रीमी सेक्रीशन है वो पूरे, ये जो बेस वाला पोर्शन है यहाँ से लेकर के ये पूरे जो ग्लांस है उसको क्या करता है, लुब्रिकेट करने का काम करता है। लेकिन अगर फोर स्किन को अच्छी तरीके से साफ ना किया जाए ग्लांस को, तो यहाँ पर जो स्मेग्मा है पूरा फैल करके, एंड इसमें एक गंदी सी स्मेल भी आने लगती है। वो स्मेल इसकी वजह से होती है, जैसे पूछ लीजिए कि स्मेग्मा का जो स्मेल है, स्मेग्मा में कोई ऑर्डर होता है कि नहीं होता है, तो स्मेग्मा में कोई ऑर्डर नहीं, वो तो ऑर्डरलेस है। लेकिन फिर भी
कभी कभी एक बैड स्मेल आती है, तो वो बैड स्मेल का जो रीजन है कि भाई इसमें किसी तरीके को कोई जो बैक्टीरिया वगैरह जो है ग्रो करने लगे, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि टाइम टू टाइम फोर स्किन को हटा करके एंड ग्लास को प्रॉपरली साफ करने की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने पूरा जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव पार्ट है मेल का, उसके बारे में आज आपने डिटेल पूरी पढ़ ली। आप इसे नोट करिए। नाउ बच्चों एक सीमेन के बारे में ओवरलुक ले लेते हैं। सीमेन क्या है? तो सीमेन जो है 3 ग्लैंड का सेक्रेशन है, जिसमें सबसे पहली ग्लैंड हो गई आपकी सेमिनल वेस्किल, सेमिनल वेस्किल। दूसरे नंबर पर जो ग्लैंड है वो हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद सबसे लास्ट में आ गया आपका बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है इसका एक और नाम होता है, इसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, लेकिन इसी पूरे सेक्रेशन में आपको प्लस काउंट कर देना है सम या सेक्रेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस के सेक्रेशन को भी यहाँ पर शामिल करना है। अब एपिडिडाइमिस का सेक्रेशन बहुत ज्यादा नहीं होता, ये करीब 2 से 3% होगा। सेमिनल वेस्किल कितना परसेंट सेक्रेशन दे रहा है? ओवरऑल जो सीमेन है, सपोज ये पूरा इसको 100% मानते हैं, तो इस 100% का 70% सेक्रेशन कहाँ से आ रहा है? सेमिनल वेस्किल से। करीब करीब 20% सेक्रेशन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड से। और जो एपिडिडाइमिस है इसने करीब 2 से लेकर के 3% तक सेक्रेशन दिया है। तो जो रेस्ट सेक्रेशन है, ठीक है, 7 to 8%, 7 से लेकर के 8% तक जो सेक्रेशन है वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से। अब इन सारे जो हमारे जो ग्लैंड्स हैं, यहाँ से जो सेक्रेशन आ रहा है उसमें है क्या क्या चीजें, थोड़ा सा देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ठीक, पहले तो समझ लो कि जो सीमेन है उसकी पीएच रेंज क्या है। तो इसकी जो पीएच रेंज है ये करीब 7.35 से लेकर के, और ये करीब करीब मैक्सिमम जा रही है 7.5 तक। ठीक है, ये इसकी पीएच रेंज है। जब ये पीएच रेंज है तो आपको पता ही है कि जो पीएच रेंज है किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है, अगर वो एग्जैक्टली 7 है तब तो सॉल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, नाइदर एसिड नॉर बेस। लेकिन अगर पीएच 7 से थोड़ा भी कम हो रही है तो इसका मतलब कि लो पीएच, 7 से लो पीएच में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक नेचर रिप्रेजेंट करने लगेगा। और 7 से थोड़ा भी ऊपर अगर जा रहा है तो वो समवॉट एल्केलाइन या बेसिक नेचर रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो जो सीमेन है उसका नेचर क्या होता है? दिस इज ऑफ एल्केलाइन नेचर। एल्केलाइन क्यों? क्योंकि आप देख लीजिए पीएच वैल्यू क्या है? 7 से ग्रेटर है, 7.35 है ना। तो ये ग्रेटर रेंज है, इसलिए ये एल्केलाइन होता है। अब जब एल्केलाइन है तो ये इन सारी चीजों का सेक्रेशन है ना, तो ऑब्वियसली यहाँ से जो सेक्रेशन आ रहा है वो भी क्या है? एल्केलाइन है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सेक्रेशन आ रहा है वो भी क्या है? एल्केलाइन है। और यहाँ से जो सेक्रेशन आ रहा है वो भी क्या है? एल्केलाइन है। यहाँ से जो सेक्रेशन आया था वो भी क्या है? एल्केलाइन है। तो सारे सेक्रेशंस एल्केलाइन है। अब एल्केलाइन की जरूरत क्यों पड़ गई कि भाई एल्केलाइन ही क्यों? तो उसका रीजन ये है कि जब इजैकुलेटरी डक्ट से पास होते हुए देन उसके बाद स्पर्म आगे पहुंच रहा है, सेमिनल वेस्किल का जो फ्लूइड है वो भी इजैकुलेटरी डक्ट में आ रहा है,
तो यहाँ से अब आप देख रहे हो ना, ये बहुत ध्यान समझिएगा, ये इजैकुलेटरी डक्ट था यहाँ, और इजैकुलेटरी डक्ट जहां पर आकर के कनेक्ट कर रहा है, बहुत ध्यान समझिएगा, इस जगह पर आकर के कनेक्ट कर रहा है। ये पार्ट क्या हो गया, ये हो गया यूरेथ्रा, एंड इसके जस्ट ऊपर ये क्या था, ये था आपका यूरिनरी ब्लेडर, है ना, मेल में ध्यान दीजिए, यूरिनरी ब्लेडर। एंड दोनों तरफ से ये जो ग्रीन वाली लाइन, ये इजैकुलेटरी डक्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया सेमिनल वेस्कल, एंड यहाँ ये पीछे क्या हो गया, ये हो गया आपका वास डिफरेंस। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर इस वाले पार्ट में, इस जगह वास डिफरेंस में, यहाँ से तो स्पर्म चले आ रहा है। ठीक है, इस जगह पर क्या प्रेजेंट है, स्पर्म, और यहाँ से हमारा सीमेन का जो 70% वाला पार्ट वो सेक्रेट हुआ। ठीक है, लेकिन जो ये जो ब्लैडर है, ब्लैडर में क्या इकट्ठा है, ब्लैडर में इकट्ठा है यूरिन, और यूरिन की पीएच कितनी होती है, तो यूरिन की पीएच आपको याद रखनी है 6 होती है। जो नॉर्मल पीएच ऑफ द यूरिन है वो क्या है, 6 है। तो आप देख लीजिए, जब यूरिन की पीएच 6 है तो सीधी सी बात है, यूरिन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम एक इंडिविजुअल यूरिनेट करता है। ठीक है, रिप्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं कर रहा है, लेकिन जब यूरिनेशन की को अगर देखें तो वो तो ज्यादातर टाइम हो रहा है। तो ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज यूरेथ्रा। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें बार बार यूरिन के पास होने की वजह से ये जो यूरेथ्रल पार्ट है, ये क्या हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है, ये एसिडिक हो जाता है। और जो स्पर्म है वो एसिडिक एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो तो बेचारे मर जाएंगे। ठीक है, काम खत्म। तो उसके लिए जरूरी ये था कि ये जो पार्ट है, जहां पर जो ये जो डक्ट है, जिसको यूरेथ्रा बोल रहे हैं, जो कुछ एसिडिक नेचर की अभी हो गई, स्लाइटली लिटिल बिट एसिडिक, तो उस एसिड को यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जरूरी है कि अब ये जो हमारे ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सेमिनल जो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से आगे जो सेक्रेशन जाए वो क्या हो, वो कुछ बेसिक नेचर का हो, कुछ एल्केलाइन नेचर का हो। तो एसिड और बेस जब आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, इवेंट, उसको केमिस्ट्री में आपने पढ़ा, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होने की वजह से अब जब स्पर्म आगे पास होंगे तो वो स्पर्म जो है सर्वाइव्ड रहेंगे, मतलब कि वो जिंदा बने रहेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो ये इस वजह से सारा क्या होता है, बेसिक होता है। अब उसमें भी जो इम्पोर्टेंट चीज है समझ लो, होता क्या क्या है। सबसे पहले जो 70% जो सेमिनल फ्लूइड है, उसमें सबसे पहले आप याद रखें, सबसे इम्पोर्टेंट चीज फ्रक्टोज होता है। अब फ्रक्टोज क्या है भैया, तो फ्रक्टोज सिंपल शुगर है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है, ग्लूकोज फ्रक्टोज जानते ही होंगे। तो फ्रक्टोज है, और फ्रक्टोज से जो सीमेन में जो हमारे स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट है, उन स्पर्मेटोजोआ को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सिंपल फूड की तरह इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, सिंपल फूड की तरह इस्तेमाल करेंगे, और पता है कि फूड का जब ऑक्सीडेशन होता है देन एनर्जी मिलती है। तो यहाँ फ्रक्टोज से उन्हें एनर्जी मिल रही है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये क्या है, ये एक तरीके के लिपिड्स हैं, ये एक तरीके के लिपिड्स हैं। और ये जो लिपिड्स हैं, वैसे तो ये पूरी बॉडी में ही जो है प्रेजेंट होते हैं। ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन, उनके डायलेशन, ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन, बहुत सारी चीजों में इनका अपना रोल है। लेकिन यहाँ पर जो रोल है सीमेन में, वो ये है कि जब सीमेन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में पास हो, तो वहां पर पास होने के बाद अब जो स्पर्म है, फीमेल जो जेनिटल ट्रैक्ट है, फीमेल की बॉडी में स्पर्म मैक्सिमम कितना सरवाइव कर सकता है, वो करीब करीब 4 से 8 घंटे तक सरवाइव कर सकता है। तो 4 से 8 घंटे ही सर्वाइवल है, इतना ही टाइम नेचर ने दे रखा है। और इतनी ही देर में क्या करना है कि जल्दी से जो वेजाइनल ट्रैक्ट है वहां से होते हुए जल्दी से यूट्राइन पार्ट को पार करते हुए और फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है, फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचना है। तो उसके लिए स्पर्म में क्या होना चाहिए, तेजी होना चाहिए ना, कि स्पर्म तेजी से मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़े फैलोपियन ट्यूब की तरफ। ठीक है, एंड फैलोपियन ट्यूब में जो एग पहुंच रहा है, जो ओवम पहुंच रहा है, उसको क्या करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं। तो इसके लिए जो स्पर्म है उसमें क्या होनी चाहिए, एक ज्यादा एनर्जी होनी चाहिए, बहुत तेज से वो आगे बढ़े, बहुत तेजी से मूवमेंट करता हुआ आगे बढ़े। इसी इवेंट को बोलेंगे फाइनल कैपेसिटेशन ऑफ द स्पर्म। ठीक है, और इसमें जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो हेल्प कर रहा है।
ठीक है, स्पर्म को वो कुछ नहीं कर रहा है, स्पर्म से प्रोस्टाग्लैंडिन का कोई लेना देना नहीं, बस डायरेक्ट लेना देना। इनडायरेक्टली लेना देना ये है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, जो यूटेराइन मसल्स हैं उनके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे। तो यूटेराइन मसल्स इस तरीके से लगातार ऐसा यूं मूवमेंट करने लगेंगे, ठीक है, ये पेरिस्टाल्सिस बढ़ जाएगा और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है उनमें एक मूवमेंट आ जाएगा और वो तेजी से मूव करते हुए पूरे यूट्राइन पार्ट को पार करते हुए कहां पर पहुंचेंगे, फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोस्टाग्लैंडिन के बाद यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो एक तरीके का प्रोटीन है, आपको याद रखना है, इसको बोलेंगे सेमिनोजेलिन। अब जो सेमिनोजेलिन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट याद रखना। सेमिनोजेलिन जो है यही वो प्रोटीन है जिसकी वजह से सीमेन जो है उसमें एक कोगुलेटिव प्रॉपर्टी आती है ना, कुछ कोगुलेट रहता है। सीमेन जो है कुछ गाढ़ा सा, कुछ कोगुलेट थिक सा रहता है, ठीक है। और कोगुलेट करने के लिए सेमिनोजेलिन यहाँ पर जरूरी, क्यों? क्योंकि अगर कोगुलेट नहीं होगा, ठीक है, तो स्पर्म का जो मूवमेंट है, ठीक है, वो कुछ इरेगुलर हो सकता है। तो ये जो है क्या करता है, ये सीमेन को कुछ कोएगुलेट करके रखता है। एंड इसके बाद यहाँ पर याद रखना है, इस पूरे सेमिनल फ्लूइड में कुछ एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, बहुत लिटिल बिट, थोड़ी सी अमाउंट होती है, कुछ एस्कॉर्बिक एसिड होता है, साथ ही साथ यहाँ पर कुछ साइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड जो सेमिनोजेलिन है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड के सेक्रेशन जो है वो कैसा होता है, तो जो सीमेन की जो मिल्कीनेस है ना, मिल्कीनेस ऑफ द सीमेन, दैट इज बिकॉज ऑफ द सेक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ से एक मिल्की फ्लूइड सेक्रेट होगा, और वो मिल्की क्यों है, क्योंकि इसके सेक्रेशन में एक प्रोटीन प्रेजेंट है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है, साथ ही कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, साथ ही कुछ प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जैसे कि जो हमारा सेमिनोजेलिन है वो बहुत ज्यादा कोएगुलेशन ना करने पाए, ठीक है, एक कोएगुलेशन तो इसने किया, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत एकदम ही कोएगुलेट कर दे तो पता चला कि सीमेन एक ही जगह इकट्ठा होकर के रह गए, वो पास हो ही नहीं पा रहा है बॉडी से, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करते हैं कि सीमेन को एक जो उसका जो कोएगुलेशन है उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। यूं कह सकते हो कि ये कोएगुलेट करने का काम करता है, तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो है कोएगुलेशन को कम करने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब जो सीमेन है उसको एक थिक लिक्विड के फॉर्म में मेंटेन रखने में इनकी मदद मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज है साइट्रिक एसिड होगा, कुछ थोड़ा सा अमाउंट साइट्रिक एसिड का होगा। एंड जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से जो सेक्रेशन आएगा सबसे पहले यही सेक्रेशन रिलीज होगा, एंड पूरे जो यूरेथ्रल पेनाइल यूरेथ्रा है उसमें सबसे पहले यही सेक्रेशन पहुंचेगा। तो पूछा जाएगा कि पेनाइल यूरेथ्रा का जो एसिडिटी है उसको कम करने में कौन सा सेक्रेशन हेल्प कर रहा है, तो बल्बोयूरेथ्रल का जो सेक्रेशन है वो जो पेनाइल यूरेथ्रा है उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रल करने का काम कर रहा है, ठीक है बेटा। तो ये ओवरऑल जो यहाँ पर आपने पढ़ा ये सीमेन की डिटेल है ना, नोट करिए। तो आज हम लोगों ने पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसका एसेसरी पार्ट पूरा डिटेल पढ़ लिया, एंड ओवरऑल की जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एसेसरी है तो वो क्यों है, वो सारी चीजें एंड सीमेन के बारे में डिटेल पढ़ ली, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन चलते चलते बता देते हैं। पूछा जाएगा कि पर इजैकुलेशन वॉल्यूम ऑफ सीमेन, पर इजैकुलेशन सीमेन का वॉल्यूम कितना होता है, तो आपको याद रखना है जो पर इजैकुलेशन सीमेन का वॉल्यूम है वो करीब करीब 3 ml होता है। एक बार में करीब करीब 3 ml
जो सीमेन है वो एजेकुलेट होता है, ठीक। लेकिन अगर रिपीटेड एजेकुलेशन हो, ठीक है ना, क्वाइटिस के दौरान अगर रिपीटेड एजेकुलेशन हो तो जो सीमेन की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, 3 ml से कम भी होती जाएगी। एंड जो 3 ml वॉल्यूम ऑफ सीमेन है, इसमें पूछा जाएगा कि लगभग कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है 300 मिलियन स्पर्म, ठीक है। दिस इज लास्ट फॉर दिस लेक्चर। आज हम लोगों ने बेटा पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। अगर आपकी कोई क्वायरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी क्वायरी मेंशन करो, एंड जो भी उसका जरूरी रिस्पांस होगा वो हम देंगे। चीजें समझ में आई हो तो उन्हें लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू।